हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। नाउ कहते हैं अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेस में, जहाँ पे मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्चेस की वजह से स्पेस इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो चुका है एग्जिस्टिंग सैटेलाइट और डेब्रीज की वजह से कि मे बी शायद जो नेक्स्ट सेट ऑफ लॉन्च आप करें उनकी एग्जिस्टेंस ही थ्रेटन हो जाती है। टू द एक्सटेंट एक न्यूज़ कह रही है कि सून इंडिया में हैव अ सैटर्न लाइक रिंग्स अराउंड अर्थ। तो आज की वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वी विल डिस्कस केस्लर सिंड्रोम क्या होता है, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट क्या होते हैं, एंड स्पेसिफिकली इंडिया नेत्रा प्रोजेक्ट इसमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, जहाँ पे हम सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इंक्लूडिंग वी विल डिस्कस कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं जो कि इस फील्ड में काम करे हैं जस्ट टू क्लियर द स्पेस डेब्रीज। तो चलिए बढ़ते हैं आगे एंड लेट्स स्टार्ट अहेड। बट टू अंडरस्टैंड दैट सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कितनी स्पेस डेब्रीज है और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। स्पेस डेब्रीज बेसिकली वो होती है जिनके एंड ऑफ द लाइफ हो या फिर कोलाइडेड प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट वगैरह हो या सब्सटेंसेस हो जो कि फर्दर जिनका कोई यूज़ नहीं होता बट इन अ वे पोल्यूशन क्रिएट करते हैं स्पेस में। ये आपके 3-4 सोर्सेज से क्रिएट हो सकते हैं। लाइक करंटली आई कैन, जिसमें आप प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर देखने हो तो वी कैन से स्पेस डेब्रीज पहले तो क्रिएट हो सकती एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट से, मतलब ये चीज़ खत्म हो चुकी है, इनका यूज़ नहीं है। जैसे 25 ईयर्स हो गए, अब आप देखेंगे हबल स्पेस टेलीस्कोप है, इनमें से कोई एक है, कोई ऐसा है जो कि स्पेस में काम कर रहा है, उनका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है पर हम वापस नहीं लेकर आए। नाउ दे विल कीप रिवॉल्विंग दी अराउंड द अर्थ विदाउट एनी यूज, तो ये एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट हो गए। दूसरे आपके हो जाते हैं कि मे बी अगर कभी कोलिजन हो जाता है तो उससे आपकी डेब्रीज क्रिएट होती हैं जिसके चांसेस अब तक बहुत कम हुए हैं। नेक्स्ट इज, अगर बाय द वे कोई डिफेंस रिलेटेड एक्सपेरिमेंटेशन हो या फिर कोई कोलिजन वगैरह इंटेंशनल कराया गया हो, जिसके एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। जैसे बहुत सारी एंटी सैटेलाइट्स डेवलप होती हैं जिनको एंटी सेट कहते हैं। एग्जांपल, हमने भी शक्ति डेवलप किया था, याद है मिशन शक्ति में हमने अपनी ही सैटेलाइट भेजी, देन उसको फिर हमने फायर कर दिया अर्थ सरफेस से ही। तो वी वर चेकिंग कि हम कैसे सैटेलाइट्स को टारगेट कर सकते हैं। रशिया ने भी किया था। द फेमस एग्जांपल इज कॉस्मोस जो कि 2021 में ही हुआ है ना। बिकॉज ऑफ दिस स्पेस में इतनी डेब्रीज क्रिएट हो चुकी हैं कि केस्लर सिंड्रोम बोलता है कि इसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। डेब्रीज के अगर आप एक्सटेंड देखो कि एट प्रेजेंट करंटली नियरली 5 लाख टू 1 मिलियन डेब्रीज आर प्रेजेंट अराउंड द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के उस अर्थ के आसपास रिवॉल्व करी एट अ स्पीड ऑफ 28,000 किलोमीटर पर आवर। इतनी डेब्रीज, नियरली 1 मिलियन एट अ स्पीड ऑफ 28,000 मिलियन पर आवर। इसका सिग्निफिकेंस ये होता है विच इज एक्सप्लेन वेरी वेल बाय केस्लर सिंड्रोम। ना केस्लर सिंड्रोम इसका इम्पैक्ट कैसे एक्सप्लेन करता है? इट सेज आफ्टर सम टाइम जो स्पेस डेब्रीज की डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, पहले तो बढ़ेगी डेंसिटी, डेंसिटी के बाद होगा कोलिजन, और होंगे आपके फ्यू कोलिजन, बट ये फ्यू कोलिजन की वजह से और इतनी डेब्रीज क्रिएट होंगी, फर्दर डेब्रीज क्रिएट होंगी, और ये डेब्रीज फर्दर कोलिजन क्रिएट करेंगे, और इस कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से ओवरऑल जो ये आपका अर्थ ऑर्बिट हैं जिनमें हम सैटेलाइट को प्लेस करते हैं वो डिसफंक्शनल हो सकते हैं। ये इसका इम्पैक्ट होगा। दिस इज व्हाट इज सेड बाय द केस्लर सिंड्रोम। ही सेड पहले डेंसिटी बढ़ेगी, इससे कोलिजन होगा, कोलिजन से जो फ्रेगमेंट्स जनरेट होंगे वो फर्दर कोलिजन कराएंगे एज अ रिजल्ट ऑफ कैस्केडिंग इम्पैक्ट, टिल जब आपके जो अर्थ ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट को प्लेस करते हैं वो आपके बिल्कुल डिसफंक्शनल नहीं हो जाते। इसे कहते हैं केस्लर सिंड्रोम। आसान भाषा में इसको केस्लर ने, आपका जो साइंटिस्ट थे, ही टॉक्ड अबाउट दिस। ना इसके बाद जब केस्लर व्हेन टॉक्ड अबाउट दिस फिनोमेना, उसके बाद इसकी अवेयरनेस बढ़ चुकी थी एंड वी टॉक्ड अबाउट कि इसके इम्पैक्ट वगैरह ओवरऑल क्या होगा। इफ यू कंसिडर इम्पैक्ट, तो सबसे पहले जो डेब्रीज होंगी वो इनफैक्ट उसकी जनरेशन की जो स्पीड होगी वो क्लिनजिंग से ज़्यादा हो जाएगी।
ना आई टॉक अबाउट वेरियस इनिशिएटिव जो कि रिसेंटली भी लिए जा रहे हैं जिससे कि डेब्रीज को क्लियर कर दिया जा सके, बट हेयर वी विल सी कि जनरेशन विल बी एट फार ग्रेटर स्पीड एंड क्लीनिंग, जिसका इम्पैक्ट क्या होगा, वेरियस स्पेस एक्टिविटीज आपकी हिंडर हो जाएंगी। जैसे स्पेस आपका यूज होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, वो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन, इतने सारे पर्पस के लिए। आपका इंटरटेनमेंट आपका सैटेलाइट से होता है, साथ में आपका रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट से होता है, वेदर फोरकास्टिंग आपका सैटेलाइट से होता है। ऑल ऑफ दिस एक्टिविटीज वी विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू जब ये सब सामने देखा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्पेस हमारा यूज होता है, हमारे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह भी यहाँ पे जाते हैं। एग्जाम्पल इज आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी जो कंटिन्यू कर रहा है, और इंडिया खुद अपना प्लान कर रहा है आफ्टर वी हैव लॉन्च आपका इंडियन स्पेस एसोसिएशन, जहाँ से हम अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। नाउ विद दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज विल बी इम्पैक्टेड अगर इसी तरीके से स्पेस डेब्रिस क्रिएट होती रही। यहाँ से अब आप न्यूज़ समझ सकते हैं। न्यूज़ इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि इतनी ज़्यादा स्पेस जंक क्रिएट हो चुका है कि सून अर्थ इज गोइंग टू हैव अ सैटर्न लाइक रिंग। अब सैटर्न के आसपास एक रिंग है जो दूर से ना बिल्कुल रिंग जैसी दिखती है, बट इट इज एक्चुअली डेब्रीज, बट ये आपकी नेचुरल डेब्रीज है। यहाँ पे ना ये इसकी नेचुरल डेब्रीज है ना। सैटर्न को इससे प्रॉब्लम नहीं होगी कि बिकॉज सैटर्न के आसपास आपको कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं करनी होती, बट अर्थ को सैटेलाइट्स की जरूरत होती है ओवरऑल कम्युनिकेशन के लिए। और जब ये आर्टिफिशियल डेब्रीज अर्थ के आसपास क्रिएट होंगी तो इट विल हैव अ ह्यूज इम्प्लीकेशन फॉर द अर्थ। न्यूज़ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि दे हैव कम अप विद वेरियस इनिशिएटिव जहाँ पे मैग्नेट की हेल्प से इसे क्लियर किया जा सकता है। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। अब जरा समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आता है, जस्ट रिमेंबर ट्राई टू कैटेगराइज योर सॉल्यूशंस सो दैट एक सिस्टमैटिक मैनर में आपको याद रहे। एंड यू कैन कैटेगराइज इन टू हेडिंग। पहले आप प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हो और दूसरा आप ले सकते हो क्यूरेटिव स्टेप। एंड ऑलवेज फोकस ऑन प्रिवेंटिव स्टेप्स, क्योंकि प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, दिस इज ऑलवेज अ वाइजर सॉल्यूशन देन अगर रायता फैल गया है तो उसको साफ करना। पहले रायतों को फैलने से ही आप रोक दीजिए, साफ करने की बात तो बाद में रही। तो यहाँ पे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? प्रिवेंट करने का बहुत अच्छा तरीका है, सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी सेट करो दोज हु आर क्रिएटिंग स्पेस पोल्यूशन, क्योंकि ज़्यादा कुछ कंट्री ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते, कुछ नहीं। इफ़ द कंट्रीज आर मैन्युफैक्चरिंग मोर एंटी सेट और वो एक दूसरे की सैटेलाइट को बर्बाद कर रही हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है इसमें उन्हीं कंट्रीज को रिस्पॉन्सिबल माना जाना चाहिए। एंड दिस अकाउंटेबिलिटी प्रोविजन इज फाउंड इन आउटर स्पेस ट्रीटी। तो आउटर स्पेस ट्रीटी है, इसको दोबारा निगोशिएट करें, इसको मोर इसमें लीगैलिटी और बाइंडिंगनेस लाने की ज़रूरत है। तो आउटर स्पेस ट्रीटी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जिसमें गवर्नमेंट एंड ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर दोनों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की ज़रूरत है। बिकॉज वी आर करंटली सीइंग प्राइवेट सेक्टर इंक्रीजिंगली पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे स्टारलिंक है, और स्टारलिंक में तो एक नहीं मल्टीपल सैटेलाइट्स अर्थ के आसपास प्रोवाइड की जाएंगी। आप इतनी सैटेलाइट्स क्रिएट कर रहे हैं, क्या स्पेस डेब्रिस जनरेट नहीं होंगी? उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? प्राइवेट सेक्टर हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए आउटर स्पेस ट्रीटीज में बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है। साथ में हम देखते हैं ड्राफ्ट स्पेस एक्टिविटीज बिल जो इंडिया का है, विच इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सेटिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इसको जल्दी से पास करने की जरूरत है। ओवरऑल ये तो था प्रिवेंट करना अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके, साथ में इस तरीके की एक्टिविटी को प्रिडिक्ट करना भी जरूरत है, जिसमें हम कहते हैं स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस क्या होती है? व्हेन यू आर एक्टिवली अवेयर ऑफ द हैजर्ड प्रेजेंट इन स्पेस, जो कि आपकी सैटेलाइट्स और आपकी कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट कर सकता है, इसे कहते हैं स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, जिसमें सब काम कर रहे हैं, जिसमें इंक्लूडिंग है नॉराड, जो कि एक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम है यूएस एंड कनाडा का, वे दे आर वर्किंग टुगेदर, जिससे कि स्पेस में जितनी भी हजार्डस एक्टिविटीज हैं उनको, मतलब जो आपके डेब्रीज क्रिएट हुए उनके बारे में पहले से ही अवेयरनेस हो। हमारा भी प्रोजेक्ट है नेत्रा, प्रोजेक्ट नेत्रा। अगर याद हो तो प्रोजेक्ट नेत्रा डीआरडीओ का भी था, जिसमें अर्ली वार्निंग एक्टिविटीज थी कि अगर कोई भी मिसाइल ऊपर से आके टारगेट कर रही है तो डीआरडीओ की जो ये प्रोजेक्ट नेत्रा होगा वो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम की जैसे काम करेगा, जिसमें वो पहले से ही उसको आइडेंटिफाई कर लेगा आपके मिसाइल को। जो आपका इसरो का प्रोजेक्ट नेत्रा है वो डीआरडीओ जैसा ही है। इसमें क्या होगा, अगर इमेजिन कीजिए
मैं जरा आपको यहाँ डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर देती हूँ ना। इफ दिस इज योर अर्थ, तो यहाँ पे अगर स्पेस से कोई भी एक्टिविटीज आ रही है तो प्रोजेक्ट नेत्रा उसको पहले से ही आपको वार्न कर देगा। एंड इट इज एबल टू डू सो विद द हेल्प ऑफ 3 कंपोनेंट। इसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक आपका इसमें टेलीस्कोप का यूज किया जा रहा है, दूसरा इसमें मल्टी ऑब्जेक्ट आपका रडार का यूज किया जा रहा है, और तीसरा इसमें हम यूज कर रहे हैं डेटा एनालिटिक्स की। जितना डेटा आपका मिल रहा है एग्जिस्टिंग सैटेलाइट्स का, उसको कलेक्ट करके उसको एनालाइज किया जा रहा है। इसमें आपके हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप, जिनका रेजोल्यूशन अच्छा है, जिनका प्रिसीजन अच्छा है, उनको जगह जगह सेटअप किया जाएगा। जैसे ले है आपका, फिर नॉर्थ ईस्ट में भी सेटअप करेंगे, फिर आपका माउंट आबू वगैरह में भी हम क्या करेंगे, टेलीस्कोप सेटअप करेंगे, जो कि पहले से कमिंग ऑब्जेक्ट के बारे में आपको वार्न कर सके। फिर आपके रडार्स भी लगाए जाएंगे अच्छी प्रिसीजन वाले, और आपके ओवरऑल डेटा को एनालाइज किया जाएगा। इसके थ्रू जो हमारे नेत्रा की कैपेबिलिटी होगी। अब यहाँ देखिए नेत्र की कैपेबिलिटी कितनी है। पहले तो देखेंगे कि ये है क्या, हमारा अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म है ये, अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म है। दूसरा हमने क्या देखा, इसके 3 कंपोनेंट हैं। और तीसरी बात जो आप इसके बारे में याद रखेंगे वो ये है कि दिस कैन टारगेट एन ऑब्जेक्ट जिसका साइज 3 सेंटीमीटर है अप टू द लेंथ ऑफ 3400 किलोमीटर, राइट ना। 10 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को 3400 किलोमीटर तक ये टारगेट कर सकता है। मतलब उसको पहले से ही आइडेंटिफाई कर सकता है कि दिस माइट बी हज़ार टू दी आपकी सैटेलाइट्स वगैरह। ओवरऑल हम इससे कोशिश कर रहे हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट तो हम कवर कर ही चुके हैं, इसको एक्सटेंड करेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक भी। मतलब 36,000 किलोमीटर तक हम इसकी रेंज लेके जाने की कोशिश करेंगे। सो दीज आर द कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट नेत्रा। तो क्या देखा हमने इसमें, अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म है, कोई भी थ्रेट जो कि स्पेस से आपका आ रहा हो, सैटेलाइट वगैरह को, जिसके 3 कंपोनेंट है, लेजर है, रडार है और डेटा एनालिटिक्स है। साथ में हमने इसमें देखा कि 10 सेंटीमीटर के कोई भी ऑब्जेक्ट हो 3400 किलोमीटर तक की रेंज में उसको टारगेट करेगा, और लो अर्थ ऑर्बिट से लेके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक हम इसमें कोशिश करेंगे कि इन सबको कवर कर लिया जाए। चलिए वापस देखते हैं और क्या क्या आपके सोल्यूशन हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सो इन दिस इसके बाद एक इंटरनेशनल कॉपरेशन की जरूरत है डेब्रीज को एस्टिमेट करने के लिए, जिसके लिए हम इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रीज कोऑर्डिनेशन कमिटीज है आपकी एग्जिस्ट करती है, जिसमें वेरियस नेशंस कम टुगेदर एंड दे आइडेंटिफाई व्हाट आर द सोर्सेज जो कि अर्थ की जो सैटेलाइट हैं उनको इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। ये तो थे प्रिवेंटिव स्टेप्स। अब आते हैं क्यूरेटिव, कि ये पहले आपने रोक ली, अब है कि जो एग्जिस्टिंग आपके हो चुके हैं डेब्रीज उनको हटाया कैसे जाए। नाउ वेरियस कंट्रीज आर कमिंग विद वेरियस इनिशिएटिव, जिनको आप 3 कैटेगरीज में आसानी से कर सकते हो। जैसे मैग्नेट या रोबोटिक आर्म का यूज करना, मैग्नेट से आपके ऑब्जेक्ट चिपक जाएंगे और फिर इस आर्म को वापस ले सकते हो, या फिर आपकी रोबोटिक आर्म आप लेके जाओगे जो कि इन चीजों को कैप्चर कर सकती है। इसी में आपके हार्पून या नेट कैप्चर भी आते हैं। नेट कैप्चर आपने पीछे देखा कि देखिए किस तरीके से स्पेस में आपने नेट भेज दिया जिसमें आपकी डेब्रीज कैप्चर हो जाएंगी, इस नेट को वापस आप अपनी सैटेलाइट में खींच लेंगे। साथ में हार्पून होता है। अब हार्पून इज लाइक फिश कैप्चर करने के लिए ना, तो आप पानी में आप हार्पून भेजते हो, वो फिश को जाके लगते हो और उसे वापस खींच लेते हो। सिमिलरली अ टाइप ऑफ हार्पून स्पेस में भेजेंगे जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को आप हार्पून की हेल्प से उसमें इसके एंड में अटैच करके वापस अपनी सैटेलाइट में लेके आ सकते हैं। सो दिस इज अनदर मैथड। और नेक्स्ट क्रिएटिव मैथड इज अर्थ के एटमॉस्फेयर को ही यूज करना ना। इसके लिए क्या हम कर रहे हैं, इमेजिन ये आपका अर्थ है, ये और ये आपका ऑर्बिटिंग वो है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके सैटेलाइट पाए जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसी साइंस को यहाँ पे यूज करते हैं। हमें पता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब चीजें आती हैं तो वो बर्न हो जाती है, वी नो दैट। सो व्हाट वी डू इज, जब सैटेलाइट की लाइफ खत्म हो जाती है तो हम उसे लोअर अर्थ ऑर्बिट में और लोअर एटमॉस्फेयर में ले आते हैं फ्रेगमेंट्स करके। पहले इसको ब्रेक कर देंगे पीसेस में जिससे कि छोटे छोटे हो जाएं, उसको बाद में अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाएंगे जिससे कि जल के खत्म हो जाएं। नाउ दिस इज एक्चुअली डी ऑर्बिटिंग प्रोसेस जिससे आप खत्म कर सकते हो। नेक्स्ट इज ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। ये जो आपका मेन ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट मिलती है, इसके ऊपर एक ऐसा ऑर्बिट है जहां पे हमें सैटेलाइट डालने की जरूरत नहीं है। सेकंड मेथड इज, अगर हम अपनी सैटेलाइट को यहाँ भेज दें तो और भूल जाएं, बिकॉज इट डजेंट मैटर वहाँ डेब्रीज क्रिएट हो या कुछ भी क्रिएट हो, बिकॉज दिस इज लाइक नॉन फंक्शनल टू अस। तो एक मेथड ये है कि ग्रेवयार्ड ऑर्बिट, मतलब दैट ऑर्बिट विद द सैटेलाइट्स आर नॉर्मली नॉट फंक्शनिंग, उस ऑर्बिट में भेज देना। तो ये था आपका नेक्स्ट मेथड। अब देखते हैं एग्जिस्टिंग आपकी एक्टिविटीज कौन सी है।
तो सबसे पहले इसमें नासा यूएस ने क्या काम किया है, यूएस हैज कम अप विद द गाइडलाइंस लाइक ऑर्बिटल डेब्रीज प्रोग्राम ऑफिस, जो कि 1995 में गाइडलाइंस लॉन्च करता है, इन विच इट सेज अगर सैटेलाइट 25 ईयर्स अपनी खत्म कर लेती है देन इट शुड बी, उसको वहां ऑर्बिट में छोड़ना ही नहीं है, उसको वापस डेब्रीज में क्रिएट करके आप एटमॉस्फेयर से अंदर ले आइए, उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। सो इट हैज गिवन अ टाइमलाइन कि 25 ईयर्स के बाद आप रिटायरमेंट प्लान सोच लीजिए, राइट। फिर यूरोप हैज कम अप विद द प्लान क्लियर स्पेस, ये यूरोप का है प्लान क्लियर स्पेस। इसमें ये चेजर आपका रोबोटिक आर्म यूज कर रहे हैं, आई टॉक्ड अबाउट अर्लियर कि आपकी रोबोटिक आर्म जाएगी स्पेस डेब्रिस को कैप्चर करके सैटेलाइट में आपकी वापस रख लेगी। इंडिया का प्रोजेक्ट नेत्रा है, जिसके कंपोनेंट्स और वो सब हमने देखी कि कैसे वी आर प्रिडिक्टिंग कि किस तरीके से हम खत्म कर, मतलब पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो स्पेस डेब्रीज है। इसके साथ हमारे आर प्लान इज टू यूज दी ग्रेवयार्ड ऑर्बिट, जो हमारी GSLV लॉन्च व्हीकल होती है, इसके बाद हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट को भेज रहे हैं, वी आर थिंकिंग कि उनके अंदर कुछ फ्यूल छोड़ दिया जाएगा एंड दैट फ्यूल विल बी यूज टू सेंड ऑर्बिट टू आपका ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। सो दिस इज आर प्लान। इसके साथ आप देख सकते हैं कि चाइना का आपका NEO 01 प्लान है, जिसमें ये दे आर ऑल्सो ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट टू दी आपका इन द एटमॉस्फेयर, जहां से वो बर्न हो सकते हैं। फिर आपका ELSA-D इज अ काइंड ऑफ अ प्राइवेट इनिशिएटिव, जहां पे वो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे जिससे कि स्पेस डेब्रीज को किल कर सके। नाउ दिस, ये आपका प्राइवेट इनिशिएटिव, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। सो दीज आर सेवरल एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो कि स्पेस डेब्रीज को क्लियर करने के लिए अभी रिसेंटली चल रहे हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। इफ दैट इज द केस तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं तो कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.